भारत वर्ल्ड लीडर बनने वाला है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा विश्व कह रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली भारत ने G20 समिट दिल्ली में कंप्लीट हुई है, जिसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं और पूरे विश्व ने इस समिट को सक्सेसफुल बताया है और पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है। G20 समिट में विश्व के 20 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ एक 21वां देश भी था जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। जी हाँ, अफ्रीकन यूनियन को G20 समिट की ऑफिशियल मेंबरशिप दे दी गई है और अब वो G20 समिट का परमानेंट मेंबर है, जिसकी वजह से G20 अब हो गया है G21 और ये G20 का सबसे पहला डिसीजन है जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि जिसकी वजह से G20 ने ये डिसाइड किया कि हमको अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ जोड़ना है और उसे परमानेंट मेंबरशिप देनी है? इस बात को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है और इससे समझ में आता है कि उसका दबदबा कितना होगा पूरे विश्व में। और इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफ्रीकन यूनियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है, जिसका फायदा पूरा विश्व उठाना चाहता है। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये कुछ सोच समझ के ही कर रहा है और इसी के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 समिट में जोड़ा जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 60% से ज्यादा जो मिनरल्स हमको और रॉ मटेरियल हमको चाहिए है, वो अफ्रीका में ही पाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है कि अफ्रीकन यूनियन जब G21 के साथ आ जाएगा तो सारे विश्व को उससे फायदा मिलेगा। अब इस बात को समझते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने में इंडिया का क्या रोल रहा है। एक्चुअली अफ्रीकन यूनियन ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि उनको G20 में जोड़ा जाए। अब आप ये सोचोगे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ने के लिए भारत का इनिशिएटिव क्या रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए सबसे पहले इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन ने ही लिया था। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि भैया हमको भी G20 की परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दो। और आप तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जानते ही हैं, उन्होंने भी नारा दिया हुआ है सबका साथ सबका विकास, और इस नारे को आगे ले जाते हुए उन्होंने G20 के सारे मेंबर्स को एक चिट्ठी लिखी कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक रीजन भी दिया कि उसको क्यों शामिल किया जाए, जिसको सभी ने आड़े हाथों लिया और उसका रिजल्ट हम सबके सामने है कि नाउ अफ्रीकन यूनियन इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G21 और अब से हम इसको G21 कहेंगे। ये है भारत की ताकत। अब आप समझ रहे होंगे कि भारत के इस इनिशिएटिव से जो आगे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो भी भारत को ही होने वाला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी कहां से कहां जाने वाली है। अब भारत वो देश बनता जा रहा है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की मदद कर रहा है। अब आप सोचोगे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए, अगर भारत को वर्ल्ड लीडर बनना है तो उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि छोटी छोटी कंट्रीज उसके साथ खड़ी हो, भले ही वो उनसे फायदा उससे कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक चीज ये रहेगी कि आपके कोई अपोजिट में नहीं रहेगा। और जब आपके अपोजिट में नहीं रहता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो आपके साथ है। और अगर आपको पूरे वर्ल्ड का लीडर बनना है तो छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना उतना ही जरूरी है जैसे हमारे मोदी जी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ा हुआ है। सेकंड डिसीजन जो लिया गया है वो लिया गया है बायोफ्यूल अलायंस का। इसके तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देशों से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने देश में पेट्रोल के साथ साथ 20% इथेनॉल भी मिलाएं फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसको भी सारे देशों ने आड़े हाथों लिया है और सब ने इस बात को माना भी है और सब 2030 तक ये वर्क स्टार्ट भी कर देंगे। लेकिन सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं माना है और उनका रीजन भी है। उन 3 कंट्रीज के नाम है चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया और रशिया का तो रीजन समझ में आता है क्योंकि उनका व्यापार ही है तेल। अब अगर वो अपना व्यापार खत्म करने पे आ जाएंगे तो देश की इकोनॉमी उनकी बैठने लगेगी। लेकिन चाइना इस बात से क्यों इनकार कर रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके लिए तो चाइना जाना पड़ेगा, वहां से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या दिक्कत है इथेनॉल मिलाने में। इसके बाद जो थर्ड डिसीजन लिया गया है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका अभी फुल एक्शन प्लान नहीं आया, लेकिन वो भी 2 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगा और ये एक ऐसा कॉरिडोर बनने वाला है जिससे पूरे देश को फायदा मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, मोदी जी सिर्फ हमारे देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए इस कॉरिडोर बनने से भी जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो भारत को होगा। अब आता है चौथा डिसीजन। G21 का चौथा डिसीजन ये है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है। और कितना बढ़ाना है? हमको उसको इतना बढ़ाना है कि हमारे जो अभी रिसेंट की कैपेसिटी है उससे 3 गुना ज्यादा लेके जाना है।
उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ स्कूल की किताबों में पढ़ाने वाली चीज नहीं रह गई, ना फिर सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ने वाली चीज रह गई है। क्योंकि साल 2023 अपने टाइम पे, ऑल टाइम से आप देख लो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये सबसे गर्म साल रहा है। मतलब इस साल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी है कि अब लोग इसके बारे में सोचने लगे, और इसको खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी। इसीलिए सारी कंट्रीज ने इसको भी माना है और ये डिसाइड किया गया है कि 2030 तक हम अपनी कैपेसिटी को 3 गुना कर लेंगे। अब 5th डिसीजन पे आते हैं। 5th डिसीजन लिया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन। अब फाइनली इंडिया का नाम आता है और इंडिया के लिए भी कुछ आता है। और इस डिसीजन की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सारी कंट्रीज ने एक साथ हाँ हाँ बोला है, इंक्लूडिंग चाइना। इसमें यह डिसाइड किया गया है कि टेररिज्म को किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्रीज के साथ हो रहा हो और किसी भी सिचुएशन पे हो रहा हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कंट्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तो G20 उसकी हेल्प करेगा, और जो कंट्री उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है उसको वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए बैन कर देगा। G20 के सारे मेंबर्स सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करेंगे फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। इसके साथ साथ G20 के सारे मेंबर्स अनफेयर ओपन ट्रेड करेंगे, स्पेशली फूड, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर में। और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट बैन नहीं करेगी। अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की। ये तो एक ऐसा टॉपिक था जिसको G20 में आना ही था। अब आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी की बात हर कंट्री कर रही है और क्रिप्टो करेंसी के लिए हर कंट्री में अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी को G20 में क्यों आना पड़ा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता है, और क्रिप्टो करेंसी से हमको एक फायदा भी होने वाला है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से G20 की समिट में क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक आया, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो ये मेक श्योर करेगा कि क्रिप्टो के जरिए टैक्स की चोरी नहीं की जाए और क्रिप्टो का कोई भी ट्रांजैक्शन अनअकाउंटेबल नहीं रहे। इसके अलावा एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसके लिए G20 क्या पूरे वर्ल्ड के सारे देशों ने हाँ किया है, और वो डिसीजन ये है कि आप सभी को मेरे चैनल रुपीज विद रोहित को सब्सक्राइब करना है। देखो ये तो मजाक था, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो जिससे आपको भी अपने भारत पे गर्व हो सके, तो आपको सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय फाइनेंस लिखना है, मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।